हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम वीटा में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर को, और वो क्या है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। उसके थ्योरीज को पढ़ेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको, उन दोनों को मिला मिला करके पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आपकी साइंस की तैयारी होगी। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और लास्ट में मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके द्वारा सॉल्व कराऊंगा। और देख लेना, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से पूरे मक्खन की तरह उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलो इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और क्या ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही हैं कि कुछ अलग से ही हैं। तो एक बात और याद रख लो, कुछ क्वेश्चंस अलग से होंगे, उसके लिए अलग से वीडियोस किए जा रहे हैं, लेकिन लगभग क्वेश्चन कहां से, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही है। अप टू क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देख लो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज Q बटा सम T क्या होगा। विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है, विद्युत परिपथ में होते हैं। विद्युत परिपथ कलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, देख लो कितने सारे क्वेश्चन है। एक सर्किट आरेख में दिए गए प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। विद्युत विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, देख लो कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत की बेहतर सुचालक है, इनमें से क्या विद्युत रोधी नहीं है। सारे क्वेश्चंस जो तुम्हें यहां दिख रहे हैं वो मैं प्रॉमिस करता हूं तुम बनाओगे, एकदम अपने से ही तुम्हारा ये सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसके पहले हम लोग थ्योरीज को देख लेते हैं, और यहां पर इन थ्योरीज में हम लोग क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल के लिए जितने सारे फॉर्मूले बनेंगे, सूत्र बनेंगे, उन सब को भी हम लोग एक साथ पढ़ते चलेंगे। तो चलो भाई लोग आ गए अपने एनसीईआरटी बुक की ओर। यहां सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ने वाले हैं, पूरा बेकार में हर एक लाइन को पढ़ के हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है विद्युत धारा और परिपथ। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला देखो, एक बचपन में तुमने कार्य किया, क्या कार्य किया है, तुम लोग एक बल्ब लेते हो, बल्ब में तार लगाते हो, सेल को जोड़ते हो, और फिर एक स्विच लगा देते हो, स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो यही एक परिपथ बन रहा है। इसको हम लोग बच्चों लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ। और इस विद्युत परिपथ में देखोगे कि सेल के द्वारा यहां पर एक विभवांतर दिया जाता है, जिसको आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जिस कारण से इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ये बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो यहीं से 4-5 पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि यहां पर सेल लगाया जा रहा है। सेल में दो टर्मिनल होगा, एक होगा धनावेश और दूसरा क्या होगा, माइनस ऋणावेश। यहीं से डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, पूछूंगा मैं लास्ट में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहां देखोगे एक बड़ा सा डंडा है, एक छोटा सा डंडा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बड़ा डंडा किस चीज को प्रदर्शित करता है, छोटा डंडा किस चीज को प्रदर्शित करता है। देखो कहां से क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी से। तो भैया बड़ा डंडा प्रदर्शित करता है धनावेश को, और जो छोटा वाला डंडा प्रदर्शित करता है ऋणावेश को। समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से हो गया, लेकिन लास्ट में मैं पूछूंगा, बताना तुम इसका आंसर को। अब यहां देखोगे, यहां पर चालक तार को लगाया जाता है। ये देखो, ये तार कैसा तार होता है, चालक तार होता है, जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। या फिर इस तरीके से बोले, यहां पर हम लोग मेटल का यूज करते हैं, जिससे होकर के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके। तो बहुत ध्यान से समझना कि यहां पर विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं एरो से। तो इस विद्युत धारा की दिशा को दिखाएंगे और विद्युत धारा को आई से दिखाएंगे। यहां पर किस चीज का फ्लो हो रहा है, यहां पर
पर आवेश का फ्लो हो रहा है, आवेश का बहाव हो रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, जल्दी बताइए कि विद्युत धारा की दिशा कैसा होता है। यदि ये एक परिपथ है तो इसमें विद्युत धारा का दिशा पूछेगा। बोलो जल्दी बताओ, तुम्हें पता नहीं है तो यहां जान लो, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर क्या है, विद्युत धारा की दिशा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह पूछेगा कि ये बताइए कि विद्युत धारा जो है वह किस चीज का बहाव है। तो डायरेक्ट बात यहां पर समझ लेना है कि विद्युत धारा है वह आवेशों का प्रवाह है। किसका प्रवाह है, आवेश का प्रवाह है। और ये आवेश किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे, यानी विद्युत धारा किसका प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से तुम्हारा पूछेगा कि बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यदि तुम यहां पूरी बात तुमने समझी तो तुम्हें लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिधर होता है उधर ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तुम्हें लग रहा होगा इस तरीके से हो रहा है। लग रहा है ना तुम्हें, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह भी ऐसे ही हो रहा है। तो तुम्हारा आंसर गलत है, गलत है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से हो रहा है, ध्यान दो, इधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर हो रहा है। देखा, यदि तुमने बोला था तो वो गलत था, आंसर यही है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर हो रहा है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की ओर है। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। तो कुल मिला के तुमने क्या समझा, यहां पर आवेश का जो प्रवाह हो रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और ये जो आवेश है वह किस चीज पर है, इलेक्ट्रॉन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। 4 से 5 क्वेश्चंस तुम्हारे बन गए। लास्ट में मैं पूछूंगा तो तुम्हें आंसर करना होगा। तो यही तुम्हारा शुरू में 2-4 लाइन मैंने इस तरीके से, देखो तुम्हारे लिए यहां पर कलर करके रखा है। सब बातें नहीं पढ़नी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। क्या बोला, यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो वो जो चालक होता है वह क्या होता है, धातु का तार हो सकता है, यानी धातु का बना होगा। तो एक ऐसा अधातु का नाम बता दो जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में नीचे, यदि तुम्हें पता है तो। बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हो ना, तो एक आध क्वेश्चन तुम्हें भी बताना चाहिए। तो अभी तो मैंने बताया, स्विच ऑन करोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, यानी विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाएगा। स्विच ऑफ करेंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा प्रवाह होना। एकदम समझ में आ गया। अब देखो, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जो आवेश होता है उसके प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अभी तुरंत समझाने वाला हूं। अब देखो विद्युत, यहां पर एक चीज और देखना, जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं आवेशिक प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आवेश का प्रवाह का रचना कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। एकदम बस इतना ही, ये छोड़ दो, इतना दिमाग लगाने का तुम्हें जरूरत नहीं है। तो भाई बस यहां से अब एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तुम्हारा, 4-5 पॉइंट्स तो पहले ही पढ़ा दिए। अब एकदम तुमको ध्यान देकर के पढ़ना है कि भैया विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा बात हो गया, यहां पर सीधा सीधा बात हो गया। ये देख लो, सीधा सीधा बात हो गया कि मान लो कि एक चालक तार इस प्रकार से है, ये है चालक तार। तो इस चालक तार में आवेश का प्रवाह जब होगा, मान लो कि किसी एक बिंदु से Q आवेश का प्रवाह हो रहा है, T समय में जितना भी आवेश प्रवाह हो रहा है उसे ही क्या कहते हैं, इस विद्युत धारा कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। यानी एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह हो रहा है वही क्या है, विद्युत धारा है। या इसको दूसरे लफ्जों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को, दर मतलब T से भाग दे देंगे, समय से भाग दे देंगे। आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और इसको I से दिखाते हैं, Q/T बराबर क्या हो गया, I। और यही है हमारा पहला फॉर्मूला। I मतलब
विद्युत धारा, Q मतलब आवेश और T मतलब समय। तो ये पहला फॉर्मूला तुम्हारा आ गया, बहुत टाइम में वेस्ट नहीं करूंगे, एकदम फटाफट हम लोग बढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, I बराबर Q बटे T, यानी कि Q यहां पर है आवेश, तो आवेश का कुछ मात्रक होगा और इसका मात्रक क्या है, कूलाम है। याद रखो, आवेश का क्या मात्रक है, एसआई मात्रक है कूलाम। एकदम जो जो पॉइंट्स बताया जाए एकदम याद रखना है, ठीक है। अब देखो, जो यहां पर हम लोग विद्युत धारा मेजर करेंगे उसको हम लोग एम्पियर में, विद्युत धारा को किस में हम लोग मापेंगे, तो एम्पियर में। कहां चल गया जी, चलो छोड़ो, यहां नहीं लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। विद्युत धारा को किस में मेजर किया जाएगा, एम्पियर में। समझ गए। अब चलो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स जो तुमको दिमाग में अपना खोपड़ी में रखना है, नहीं रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो क्या बोल रहा है, लगभग 6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो क्या बोल रहा है, एक कुलम्ब चार्ज के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर कर देना है कि एक कुलम्ब चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका आंसर है 6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोच लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब उनका टोटल चार्ज किया जाएगा तो एक कुलम्ब चार्ज होगा। समझ गए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे तब कितना चार्ज है, ये बता दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कुलम्ब चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आ गया। अब देख लो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। तीसरा क्वेश्चन बन गया, और इसका मात्रक किसके नाम पर रखा गया, तो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। समझ में आ गया। यही सब बात तुमको समझना है। एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देता हूं, यहां यदि पूछेगा कि एक एम्पियर का क्या मतलब समझते हो बउआ, बता दो कि एक एम्पियर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब एक कुलम्ब का चार्ज प्रवाहित हो रहा है, चार्ज मतलब आवेश हो गया, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो इसी को बोलेंगे 1 एम्पियर का विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। समझ गए, एकदम याद रखना है। तो भाई एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, I बराबर Q बाय टी, I बराबर Q बाय टी। अब यहां पर टाइम जब भी लेंगे तो सेकंड में लेंगे, Q क्या हो गया, आवेश कुलम्ब में लेंगे, और I क्या हो गया, I हो गया तुम्हारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग लेंगे यस एम्पियर में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, वह है विभवांतर। तो भाई विभवांतर क्या है, तो विभवांतर वह चीज है जिसके द्वारा यदि कोई वायर है तो इसमें आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। यदि यहां पर देखो एक तार है मेरे पास, इसके 2 छोर हैं, तो क्या यहां पर विद्युत धारा इस तार में प्रवाहित हो रहा है, बोलोगे नहीं। तो भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, आवेश भी है, सब चीज है इसमें, इस वायर में तो सब चीज है। लेकिन फिर हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। इसका आंसर ये है कि जब तक इनके छोरों को विभवांतर नहीं दिया जाए, इनमें पहला छोर और दूसरे छोर के विभवों में कोई अंतर नहीं दिया जाए, तब तक इससे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो ज्यादा मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना समझो कि एक छोर उच्च विभव पे होना चाहिए, दूसरा छोर निम्न विभव पे होना चाहिए, तभी इसमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यह ठीक उसी तरीके से समझ सकते हो इसको एनालॉजी करके, कि मान लो एक पाइप है इस तरीके से सीधा सीधा, और यहां पर मान लो एक टंकी ऐसा रखा हुआ है, ये देख लो एक टंकी ऐसा रखा हुआ है और एक टंकी ऐसा रखा हुआ है। तो क्या इसमें से होकर के इसमें पानी जाएगा, उत्तर है नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी ये बराबर समान है, यदि एक को नीचे कर दिया जाए एक को ऊपर कर दिया जाए तो इसमें कुछ डिफरेंस आएगा, और जब भी डिफरेंस
डिफरेंस आता है वहां प्रवाह शुरू हो जाता है। एकदम सिंपल एनालॉजी है। तुम यदि टीचर से पढ़ रहे हो और उससे ज्यादा बुद्धिमान हो तो क्या टीचर की बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। बातें तब आएंगी जब टीचर से तुम कम जानते हो। टीचर ज्यादा जानता है, तुम कम जानते हो, तो ज्ञान का प्रवाह ज्यादा से कम की ओर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ज्यादा कोशिश मत करो, थियरीज बस काम की पढ़ो, ताकि तुम्हें एग्जाम में नंबर ना लाना है। ज्यादा थ्योरी तो तुमको लिखना नहीं है, तो बस इतना ही समझ के चलो। अब देखो, तो क्या विभवांतर का परिभाषा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोगों ने समझा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका परिभाषा थोड़ा अलग है। तो इसका परिभाषा क्या कहता है? इसका परिभाषा कहता है कि एक मान लो इस तरीके का वायर है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है, या फिर इस तरीके से बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहां पर क्या होगा, मान लो किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य है, यानी कि वर्क डन है, उसे ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसको इस तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं। यानी V बराबर क्या हो गया? W/Q। यहां पर W क्या हो गया? वर्क डन हो गया। यानी कि एकांक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहां पर W है वह क्या है? कार्य है। और उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलेंगे वोल्ट, यानी कि उसे कहते हैं विभवांतर। तो यहां देख लिया तुमने, W बटा क्या हो गया? Q। तो V बराबर W बटा Q आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q बटा T। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? V बराबर W बटा Q। देखा तुमने, दो फॉर्मूले आ गए। एक साथ दिमाग में रखना है, सारे फॉर्मूले को सीरीज में याद करते हुए चलना है। बस मात्रक क्या है? मात्रक है इसका वोल्ट। एसआई मात्रक क्या है विभवांतर का? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। अब ये वोल्ट क्या हो गया तुम्हारा? यदि 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज 1 वोल्ट, तो जब एक कुलम्ब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लाने में 1 जूल का कार्य होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। बात खत्म। तो अब बात आती है कि विभवांतर का जो मात्रक है वह क्या है? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब एक और बात आती है कि विभवांतर को मेजर किस चीज से किया जाता है? मापा किससे जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद कर लो। एमीटर को जब भी लगाया जाता है तो सीरीज में लगाया जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर कभी भी लगाएंगे तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। एकदम दिमाग में रख लो। तो अब आ गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देखना, लास्ट में दिया हुआ है VVI क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। और ये क्या है? विद्युत परिपथ आरेख। तो विद्युत परिपथ आरेख सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि यदि हम लोग एक विद्युत सेल को बनाते हैं तो इस तरीके से बड़ा डंडा और छोटा डंडा। बड़ा डंडा क्या दिखाता है? धनावेश को। छोटा डंडा किसको दिखाता है? ऋणावेश को। इसी के साथ देख सकते हो यदि बैटरी बनाते हैं तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे। स्विच बनाएंगे तो यदि खुला स्विच है तो ऐसे, बंद स्विच है तो इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। तार संधि को यदि 2 तारों को एक जगह जोड़ा जाता है तो तार संधि दिखाएंगे। तार क्रॉसिंग को इस तरीके से दिखाएंगे। बल्ब को इस तरीके से दिखाएंगे। और याद रखो, प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाएंगे और धारा नियंत्रक को इस तरीके से दिखाएंगे। ये दोनों याद रखना, तुमसे पूछा जाएगा, लास्ट में मैं पूछूंगा। देखना, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। एमीटर को इस तरीके से और वोल्ट मीटर को इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। तो इसको तो एकदम याद रखना है। पिक्चर दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये किस चीज के लिए प्रतीक है, तो इसका आंसर करना होगा। तो अब आ गया ओम का नियम। तो भैया ओम के नियम से तो क्वेश्चन एकदम पक्का बनता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा, अभी तुरंत दिखाऊंगा तुम्हें ओम से। अब ओम का नियम क्या है? बहुत साधारण सा नियम है जो तुम जानते हो कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है विद्युत धारा बढ़ते जाता है। ये तुमने घर में भी
भी देखा होगा, तुम्हारे घर स्टेबलाइजर होगा तो तुम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो तो देखोगे कि बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। जैसे जैसे वोल्टेज को घटाओगे तो देखोगे बल्ब क्या होगा, डीम होता जाएगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और वोल्टेज घटाने पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, घटेगा। इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या कह रहा है, ध्यान से देख लो। ये जर्मन एक भौतिक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने क्या बताया, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके छोरों के जो विभवांतर है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि यदि छोरों के बीच का विभवांतर बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगा, यदि विभवांतर कम कर दिया जाए तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा। इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। एक शर्त यहां पर है कि तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, जिससे कि प्रतिरोध का मान घटे बढ़े नहीं। तो यहां देख सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखा हुआ है। हालांकि हम लोग जानेंगे कि इसको इस तरीके से लिखते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। I का यहाँ पर V का मान जो है घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस प्रकार से I का मान क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से V बटा I करके एक नियतांक लिख दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, R। और R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। तो इस प्रकार से V बराबर क्या आ गया, IR, हमारा तीसरा फॉर्मूला। खट से बता दो तीनों फॉर्मूला, बोलो। I बराबर Q बटा T, क्या हो गया, Q बटा T। V बराबर W बटा Q, तीसरा V बराबर IR। देखो तीन फॉर्मूले तुम्हारे हो गए, एकदम लाइन से याद करना है ये सारे फॉर्मूले। अब इससे तीन में से दो दिया होगा, हमेशा एक को क्या करना होता है, निकालना होता है। तो यहां तुमने समझ लिया आर क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और इसको हम लोग, इसका जो मात्रक है वह क्या है, ओम। इस तरीके से ओम से दिखाएंगे। अब एक ओम क्या होगा, इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो एक ओम बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो भाई प्रतिरोध अब किसे कहते हैं, क्या ये पढ़ा दिया गया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, उसमें रुकावट डालता है। उसी क्या बोलते हैं, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। अब देखो उसके बाद तुम लोगों को लग रहा होगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाए भैया, क्यों पढ़ा जाए, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन है, लास्ट में दिखाया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, अभी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाएंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन तुम जान रहे हो कि तुम्हारे घरों में 220 वोल्ट एकदम फिक्स है, वो ना बढ़ा रहे हो ना मान लो घटा रहे हो। तब कहीं पे विद्युत धारा ज्यादा चाहिए, विद्युत धारा कम चाहिए, तब क्या किया जाएगा, वोल्टेज को एकदम फिक्स रखना है, वोल्टेज को नहीं छेड़छाड़ करना है। लेकिन फिर भी विद्युत धारा कभी ज्यादा चाहिए कभी कम चाहिए, तो क्या किया जाएगा, तो उसी का आंसर पूछेगा लास्ट में कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन की, यानी वोल्टेज नहीं बदलना है, फिर भी आपको विद्युत धारा का मान कभी कम कभी ज्यादा, कभी कुछ चाहिए, तो क्या कहेंगे, तो इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। देखो यही क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे कि कौन सा एक यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग करेंगे धारा को नियंत्रण करने के लिए, कभी बढ़ाने के लिए कभी घटाने के लिए, तो इसका नाम क्या है, धारा नियंत्रक। अब हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई वे कौन कौन से कारक है जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध को कौन कौन सा चीज प्रभावित करता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहला चीज, ये जो तार हम लोग लेंगे तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, किसका, इसके लंबाई का। यदि बहुत लंबा तार रखोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, और यदि छोटा तार रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ये पहला चीज है। दूसरा, ये जो प्रतिरोध है वह निर्भर करता है चालक तार के मोटाई पर। यदि मोटा तार रखोगे तो प्रतिरोध कम होगा। यही कारण है कि जब तुम्हारे घर एसी लगा रहे हो तो मोटा तार का यूज कर रहे हो, लेकिन बल्ब तो यार पतले तार में भी काम चल जाता है। एसी लगाने के लिए 25 रुपया मीटर, 30 रुपया मीटर एकदम मोटे मोटे कॉपर वायर को हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से आयरन के लिए मोटा तार यूज करते हैं, हीटर के लिए मोटा तार यूज करते हैं। क्यों?
क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है और साथ ही साथ उसमें प्रतिरोध कम है तो ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसलिए मोटे तारों का यूज करते हैं। इसका मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया के, यानी कि तार मोटा है कि पतला है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को मिला दोगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बटा ए हो जाएगा और आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं रो एल बटा ए, और इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। और इसका उल्टा क्या हो सकता है जल्दी बताओ, क्वेश्चन आया है चालकता। क्या होता है? चालकता। तो देख लो जितना भी मैं बता रहा हूं सब एग्जाम में तुम्हारा आया हुआ है। देखो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो गया? एल बटा ए, आर बराबर रो एल बटा ए। रो को अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ के वैद्युत प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। तो जो प्रतिरोध है जो प्रतिरोधकता है वह इस तार के या चालक के मटेरियल पर निर्भर करेगा। तो मटेरियल यदि बदला जाए तो उसका प्रतिरोध मतलब हर एक जो मटेरियल है उसका प्रतिरोधकता क्या होगा? अलग अलग होगा। उसको लंबाई से, चौड़ाई से, मोटाई से प्रतिरोधकता को कोई लेना देना नहीं है। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में कहेंगे रेजिस्टिविटी। ये भी याद रखो बात, सब बात एकदम याद रखो। सब बात कहां से पढ़ रहे हैं भैया? एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। लास्ट में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना वो इसी बुक से सॉल्व होगा, जितनी बातें बता रहा हूं। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर और सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। VVI क्वेश्चन है, देखना आया होगा, जरूर आया होगा, मैं दिखाऊंगा। तो विद्युत बल्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट में मैं बताने वाला हूं। तो मिश्र धातु तुम जानते ही हो किसे कहते हैं। जैसे यहाँ कॉन्स्टेंटिन एक पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया है। कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। मैंगनीन है तुम्हारा कॉपर एमिन और निकेल का। नाइक्रोम है तुम्हारा एनआई क्रोमियर और मैंगनीज तथा एफी का। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। एनसीईआरटी में यदि ये पूछा है तो तुमसे पूछ सकता है, याद कर लो, ठीक है। तो यहां पर तुम चार्ट में देख सकते हो प्रतिरोधकता को दर्शाया गया है, लेकिन बच्चा लोग टफ है, बहुत टफ है, याद करना क्या है बहुत मुश्किल है। ये देखो ये सारे प्रतिरोधकता को यहां पर दर्शाया गया है, बहुत मुश्किल है याद करना। तो अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे भी 4-5 क्वेश्चंस तो तुमको जरूर मिल जाएंगे। क्या है ये टॉपिक? प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधों को हम लोग अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध है वह क्या आएगा। तो यहां पर देखो प्रतिरोधों को हम लोग 2 तरीके से जोड़ेंगे। एक होगा तुम्हारा सीरीज में, इस तरीके से श्रेणी क्रम में। मान लो 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तो इसको श्रेणी क्रम में यदि हम लोग जोड़ेंगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे जोड़ेंगे। इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम प्रतिरोध में यदि हम लोग सबको जोड़ेंगे तो बोलेंगे कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सर जल्दी बताइए समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया? तो बहुत आसान है, देखो ऐसे प्लस प्लस कर दो, प्लस 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 और बराबर कर दो R, तो यही हो गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। बस सिंपल सा है। लेकिन ये तो क्वेश्चन कर दोगे मुझे पता है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि ये इस तरीके से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो प्रत्येक में I का मान अलग हो जाएगा। I1, I2 और I3 हो गया, यानी कि इसमें कुछ और विद्युत धारा है, इसमें सॉरी उल्टा हो गया। I सब में एक होगा, I सब में एक होगा। अरे रे गड़बड़ हो गया। I सब में क्या होगा? एक होगा। देखो यही तो गलती करोगे एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इसमें I अलग अलग होगा कि वोल्ट अलग अलग होगा।
तो यहाँ पर तीनों में यदि हम लोग वोल्टेज की बात करें तो अलग अलग हो जाएगा। इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब मैंने लगाया है और यहाँ AC लगाया है, तो दोनों में बराबर विद्युत धारा जा रहा है। बताओ ये सही है कि गलत है? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि बल्ब में भी उतना ही विद्युत धारा, तो AC में भी उतना ही विद्युत धारा, तो कूलर में भी उतना ही विद्युत धारा। इसीलिए घर में हम लोग जो अप्लायंसेस लगाते हैं उसको श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं, समानांतर क्रम में यानी पैरेलल क्रम में उसको जोड़ा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि R1 R2 R3 में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है कि एक है, तो आंसर कर देना अलग अलग है। तो पूछेगा कि इन तीनों में विद्युत धारा का मान एक ही है कि अलग अलग है, तो बोलना कि नहीं, उन तीनों में तो एक ही है। समझ गए? अब देखना, प्रतिरोध को एक और तरीके से जोड़ेंगे, तो एक को ऐसे जोड़ दिया, दूसरे को ऐसे जोड़ दिया, तीसरे को ऐसे जोड़ दिया, इस तरीके से 3 4 है मान लो। तो जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सबका एक छोर को एक जगह और दूसरे छोर को दूसरे जगह इसे करके जोड़ देंगे, तब इसको बोलेंगे समानांतर क्रम। यानी ये R1 है, R2 है, R3 है, तो इसको बोलेंगे समानांतर क्रम। इसमें क्या होगा सर? इसमें ये होगा बच्चा लोग कि सब में अलग अलग विद्युत धारा जाएगा, यानी कि इसमें I1 जाएगा तो इसमें I2 जाएगा तो इसमें I3 जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या होगा, एक जैसा होगा। अच्छा है कि खराब है? बहुत अच्छा है भाई घर के लिए, क्योंकि सभी को समान वोल्टेज मिलेगा। जैसे तुम्हारे फैन को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, तो तुम्हारे AC को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, तो कंप्यूटर को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, तो बल्ब को भी 220 वोल्ट मिल रहा है। तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें चल रही हैं 220 वोल्ट पर चल रही हैं, लेकिन उनमें विद्युत धारा अलग अलग जा रहा है। AC में अलग विद्युत धारा जा रहा है, यानी कि करंट जा रहा है। फ्रिज में अलग जा रहा है, कूलर में अलग जा रहा है, बल्ब में अलग जा रहा है। समझ गए? तो इसका फार्मूला सर बता दीजिए। तो बस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से ये जुड़ते जाएगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अरे वाह सर, 5 फॉर्मूला एकदम दिमाग में आ गया। देखो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला क्या है? I बराबर, जल्दी बताओ, Q/T। दूसरा क्या है? V बराबर W/Q। तीसरा क्या है? V बराबर IR। चौथा क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पांचवा क्या है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। एगो छूट गया यहाँ पर, एगो ये छूट गया कि R बराबर रो L/A, ये वाला छूट गया। तो अब बात आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो बात ये है कि जब किसी चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ये क्या होता है, एक तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें क्या होगा, आवेशों का प्रवाह होगा, जिस कारण से ये गर्म हो जाएगा और उसके कारण हमारा ऊर्जा का एक भाग बर्बाद भी हो जाता है। जैसे फैन चल रहा है तो बेचारा गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो उसमें ऊर्जा ह्रास भी होगा, ये भी जानते हो। तो भाई विद्युत धारा के कारण जो गर्मी पैदा हो जाएगा उसे ही क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या फिर क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ठीक है, यही बात लिखा हुआ है, उसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। अब एक और फॉर्मूला तुमको याद रखना है, जो कि है विद्युत शक्ति का, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा, P बराबर VI, ये फॉर्मूला है P बराबर VI। अब कैसे है, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस याद रख लो पावर, यहाँ शक्ति क्या हो गया, V गुना I। भी तो समझ में आ रहा है और I भी समझ में आ रहा है, तो VI। अब यहां पर देखोगे, यदि t समय में, समय है t, मतलब कुछ समय तक यहां पर स्रोत में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो ऊर्जा खर्च हो रहा है वह क्या है, P गुना T। शक्ति जितना है कितने समय तक, T समय तक, तो ये हो गया P गुना T। और P को क्या लिख सकते हैं, VI, और T को लिख सकते हैं T, तो यही हो गया VIT। तो VIT के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोध में क्षयित होती है। इस प्रकार किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा T समय में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको H से दिखाएंगे, और H बराबर क्या हो जाएगा, VIT। अब H बराबर तुम्हारा हो जाएगा VIT
ठीक है। और V बराबर क्या होता है आई आर, तो इसको लिख सकते हैं आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर गुना आई टी, और ये आई गुना आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, यही होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। कितने फॉर्मूले हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। तो देखा तुमने कितने सारे फॉर्मूले हो गए, चलो उनको एक साथ अब एक लगातार देख लेते हैं। जल्दी बताओ आई बराबर क्या है, Q बटा T है। दूसरा बताओ V बराबर क्या है, V बराबर है W बटा Q। तीसरा बताओ V बराबर क्या है I और R। चौथा बताओ यहां पर तुम्हारा एक और फॉर्मूला हो गया R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो गया तुम्हारा रो L बटा A। पांचवा बताओ R बराबर क्या हो गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो गया तुम्हारा R3। फिर बताओ एक बटा R बराबर क्या हो गया, ये हो गया एक बटा R प्लस एक बटा R2 प्लस इस तरीके से R1 R2 ऐसे हो गया। चौथा बताओ क्या, इसके बाद वाला बताओ P बराबर क्या हो गया V गुना I। फिर बताओ H बराबर क्या हो गया V I T। फिर बताओ H बराबर क्या हो गया I स्क्वायर R T। देखा तुमने सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, एक आध छूट गया होगा तो वो तुम लिखना, इस तरीके से याद होना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो जूल का तापन नियम हम लोग कैसे दिखाते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो बोल रहा है कि जो उत्पन्न ऊष्मा हुई है वह विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। यदि ज्यादा विद्युत धारा होगा तो ऊष्मा क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा ऊष्मा उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। समय के समानुपाती होगा, यानी ज्यादा समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगा। यही है जूल का तापन का नियम। अब देखो विद्युत धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव है उसके बहुत सारे अनुप्रयोग है, जो कि VBI है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहां देख लो, तो विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन में हम लोग विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली में किस चीज का उपयोग करते हैं, इसी जूल के तापन के नियम पर वह क्या होता है, आधारित होता है। इसी के साथ देखोगे बल्ब का जो तंतु है उसके बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग करते हैं। भाई इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि गलनांक है 3380 डिग्री सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार तुम देख लोगे कि यह क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, काफी ऊंचा होता है। अब देखो प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन आर्गन आदि भर दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन आर्गन इसलिए भर दिया जाता है ताकि तंतु जो है उसका आयु में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, वह खराब जल्दी ना हो। जूल का तापन का एक और सामान्य उपयोग है विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज। जो फ्यूज है हमारे घर में उपयोग होता है, वह यदि ज्यादा विद्युत धारा आएगा तो क्या गल के गिर जाएगा, जिसके कारण हमारा जो विभिन्न प्रकार के अप्लायंसेस है वो क्या हो सकते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु का बना होता है जिसका उचित गलनांक, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इत्यादि। डायरेक्ट क्वेश्चन है। फ्यूज तार को प्राय धातु के सिरे वाले पोर्सिलीन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ में, कार्टेज में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो देख लिया तुमने। अब आते हैं लास्ट टॉपिक और जो क्या है, विद्युत शक्ति है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये तो तुमने बचपन से पढ़ा हो। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी W बटा T क्या होता है, वर्क डन होता है। अब यहां देखो विद्युत शक्ति क्या हो गया, P बराबर VI। इसको अलग अलग रूपों में जब भी पूछेगा तो बता देना। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितने वाट का बॉल है, 10 वाट का। कितने वाट का बॉल है, 9 वाट का। कितने वाट का फ्रिज है, 200 वाट का। कितने वाट का एसी है, 1000 वाट का, 1500 वाट का, 2000 वाट का। यानी वाट क्या हो गया, ये पावर का मात्रक हो गया। अब ध्यान से देख लो, यहां पर एकदम खास क्वेश्चन ये है कि वास्तविक व्यवहार में हम इसके बड़े मात्रक किलोवाट का यूज करते हैं, यानी कि इसका बड़ा मात्रक क्या हो गया, किलोवाट। अब विद्युत ऊर्जा को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर में, और किलोवाट आवर क्या हो गया, एक यूनिट। 1 किलोवाट आवर, इसको क्या कहते हैं, एक यूनिट हम लोग कहते हैं। ये विद्युत धारा का समझ लो कि मेजरमेंट हो है, कितना विद्युत हम लोगों ने यूज किया है। और इससे लेकर के एक एकदम टनाटन वीडियो बना दूंगा, यदि चाहिए होगा तो जरूर कमेंट कर देना। अब 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। बस इसको याद कर लो, निकालना मैं सिखा दूंगा न्यूमेरिकल में।
तो भाई आ गया अब तुम्हारे टेस्ट का बारी। क्या पढ़ा है तुमने? अभी सारे थ्योरीज को पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से। तो अब चलो देखते हैं कि तुम क्या इन क्वेश्चंस को बना सकते हो या फिर सिर्फ टाइम पास तुम पढ़ाई कर रहे हो। चलो देखो, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर चांदी भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे घरों में चांदी का तार लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है सर। किसका लगा हुआ है? तांबे का लगा हुआ है या किस चीज का लगा हुआ है? एल्युमिनियम का लगा हुआ है। तो यहां पर देख लोगे ध्यान से और उसका आंसर को क्या करोगे? लिख दोगे। यहां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो भाई विद्युत के कारण ऊष्मीय प्रभाव अभी तो पढ़ लिया, और आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव होता है। यानी किसी वायर में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है। रासायनिक प्रभाव तो होता ही होता है। तो बच क्या गया यार? ये संकुचन प्रभाव। बोलो एनसीईआरटी से है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये तीनों चीज दिया हुआ है, थोड़ा अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है, एक साथ नहीं दिया हुआ है। इस कारण से तुम्हें थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा। क्या बोल रहा है? 10 वाट विभवांतर भी बराबर क्या है? 10 वोल्ट है, वाट नहीं है। दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कौन कितना कार्य किया? अब ये तो पूरा फॉर्मूला ऊपर से नीचे बढ़ा दिया था। आई बराबर बोलो क्यू बटा टी, भी बराबर डब्लू बटा क्यू। अरे डब्लू बटा क्यू, डब्लू बटा क्यू, डब्लू बटा क्यू, यही होगा क्या? बिल्कुल यही तो फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा? ये पहला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन यह कार्य बोला है तो डब्लू बराबर भी गुना क्यू होगा कि नहीं होगा? देखो इन दोनों को गुना कर देंगे तभी पता है तुमको। 10 वोल्ट है और क्यू 5 है, तो 10 गुना 5 कितना हो गया? 50। लेकिन इसका मात्रक क्या होगा? वर्क का मात्रक होता है जूल, याद रखना, यानी कहीं जूल होगा। देखो 50 कूलम गलती है, 50 वोल्ट ये भी गलती है, 50 एम्पियर यही भी गलती है, क्योंकि मात्रक भी देखना है। तो आंसर क्या हो गया? 50 जूल। देखा कहां से पढ़ा है? एनसीईआरटी से पढ़ा है। कब पढ़ा है? अभी ही पढ़ा है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है? फार्मूला ऊपर से नीचे तक फार्मूला। आई बराबर बोलो क्यू बटा टी। टी सेकंड में लेना है, यहां तो क्यू ही बोल रहा है कि आवेश निकालिए, तो आई गुना क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। टी को सेकंड में निकलना है, याद रखिएगा। तो ये तुम्हारा कहां चल गया जी? कहां चल गया? 3 मिनट है तो 3 गुना 6 60, 3 गुना 60 समय हो जाएगा, तो 180 सेकंड हो जाएगा, गुना 0.8 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू का मान निकल जाएगा। तो जो भी मान होगा उसको निकाल दो, आंसर ले आओ, हो गया, बात खत्म। अब भैया देखिए जरा सही, कहां से क्वेश्चन था जल्दी बताइए? ये था एनसीईआरटी से। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यू बटा टी बराबर क्या होगा? बताइए क्यू बराबर टी क्या होगा? पहला ही तो फॉर्मूला था, आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी। बिल्कुल। विद्युत परिपथ में किसके चलने से विद्युत धारा बनता है? तो आवेशों के प्रवाह के कारण, और आवेश की जगह यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो बात खत्म। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर इलेक्ट्रॉन चलेगा? माइनस से प्लस की ओर, और विद्युत धारा का दिशा क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर, याद कर लेना। विद्युत परिपथ में होते हैं, क्या होते हैं? अभी तो बता दिया क्या क्या था। विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल, प्लग, कुंजी सब होगा। अभी तो बताया था ना, शुरू में ही तो इसी से शुरू किया था। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पैरेलल भी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? श्रेणी हो जाएगा। ऐसे वायर उसमें घरों में बिजली संचारित करते हैं, उसमें की कोटिंग होती है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है, जाकर के पढ़ लो। पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पीवीसी की कोटिंग होती है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ये वाला बात थोड़ा सा एक लाइन छूट गया था कि विभवांतर देने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। विभवांतर देने के लिए, यानी विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, देखता हूं कि तुमने कितने ध्यान से पढ़ा है या पहले से कितना ज्यादा ज्ञानी बाबा हो, वो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएगा। एक सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है, यानी कि इस तरीके से श्रृंखला में क्या किया गया है? प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है। तो बोल
बोलता है कि बताइए इसमें जो विद्युत धारा का मान इसमें होकर के बह रहा है वो किस प्रकार का विद्युत धारा है। क्या तीनों में अलग अलग विद्युत धारा है कि एक जैसा विद्युत धारा है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है यहां भी आई था तो यहां भी आई था तो यहां भी आई था। एसी कूलर फ्रिज कुछ भी हो, सब में बराबर विद्युत धारा जा रहा था। कब? जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था जा रहा था तब। तो बताइए इसमें विभवांतर कम बेसी है क्या? यस, इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। तो कब विभवांतर एक जैसा होगा? जब तीनों को किस में जोड़ा जाएगा? यस, पैरेलल में जोड़ा जाएगा। और उस समय आई का मान क्या होगा? तीनों में अलग अलग होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आया, एनसीईआरटी से आया। जब मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है? तो भैया नेक्स्ट वाला चैप्टर का है, इसे अति भारण हम लोग कहते हैं। ठीक है। परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? सिर्फ एक मार्ग हो रहा है विद्युत धारा जाने का। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में, अरे 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 अरे, सबसे पहला क्वेश्चन बताया था, मैंने बोला था कि देखो पूछूंगा मैं। ये जो लंबा डंडा होता है वो छोटा डंडा होता है, तो जो लंबा डंडा होता है वो क्या दिखाता है? जल्दी से बताइए। धनात्मक चिन्ह दिखाता है, धनात्मक होता है। एक सर्किट आरेख में देखो, अब यहां पर प्रतीक का उपयोग एक दिया होगा, चित्र दिया होगा, किया जाता है। तो यहां देखो, यहां पर मान लो कि इस तरीके से दिया हुआ है ऐसे, तो ये प्रतिरोध को दिखाता है। तो ये चित्र दिया होगा, यहां थोड़ा सा मैंने नहीं बनाया है। ठीक है। संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में के लिए किया जाता है। तो यहां पर एक संकेत है, ये संकेत थोड़ा सा नहीं दिया हुआ है, लेकिन संकेत जो मैंने बताया है तुम्हें वो सारे संकेत याद कर लो। तो संकेत से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी को दिखाने के लिए यहां पर मैंने सारा चीज बताया है। उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें भी कुछ है देखो, लेकिन यहां पर जैसे एमीटर होगा तो ए होगा, वोल्ट मीटर होगा तो वी होगा, इस तरीके से यहां देखो, यानी कि चित्र तुमको दिया जाएगा और उससे प्रतीक दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये चार दिख रहे हो बिना जुड़े हुए, क्रॉस है, फिर वोल्ट मीटर है, इसमें से कुछ ना कुछ यहां पर तुम्हारा होगा। तो वो जो मैंने दिखा शुरू में बताया था चार्ट, उसको याद कर लेना है। अब देखिए विद्युत धारा आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है? बोलो। जूल का तापन नियम। दूसरा, विद्युत विगलन निम्नलिखित में से किस पर मतलब गल जाता है, वो किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध होता है? विद्युत धारा I और विभवांतर V में क्या संबंध होता है? तो V बराबर क्या होता है? I गुना R होता है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर V बटा I बराबर क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा, एक नियतांक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? V बराबर मतलब V बटा I क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतरी सुचालक है? तो आंसर देखो, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, चांदी भी है, तो आंसर तो एकदम चांदी ही होगा, याद रख लेना। तो एक आध क्वेश्चन जो है ना इधर से उधर से पूछ सकता है, लेकिन भैया जो बेसिक थ्योरीज है उससे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे। इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? कागज है, नाइक्रोम है, हीरा है, एबोनाइट है। तो यहां पर नाइक्रोम का वायर अभी तो पढ़ लिया है। हीरा जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो अधातु है वह विद्युत का सुचालक होता है, जो मैंने पूछा था। तो उसका आंसर भी मैंने बता दिया। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। तो कॉपर ग्रेफाइट, यार ये क्या हो गया? रबड़ हो गया, क्योंकि कॉपर से विद्युत धारा जाएगा, ग्रेफाइट से भी जाएगा, मानव शरीर से भी आयनों के थ्रू जाएगा, लेकिन रबड़ से विद्युत धारा नहीं जाएगा। ओम के नियम के अनुसार जानते हो V बटा I बराबर स्थिरांक है। विभवांतर V और I से भी संबंध खोज किसने किया था? तो ओम ने किया था। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के भी संबंधों को बताता है? तो ओम का नियम। ओम का नियम
अरे भैया, किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में निम्न से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच में ओम का नियम? सब देखा, कितने सारे क्वेश्चन है, सब तो बताया हुआ है। प्रतिरोध देखो, रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? तीन प्रतिरोधों को यदि सीरीज में जोड़ दिया है, जो भी पूछा, यदि 6 ओम का है तो 6 3 क्या हो गया? 18 ओम हो गया। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? एकदम भी क्वेश्चन बताया था कि धारा नियंत्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो भाई कौन कौन है? अभी तो पढ़ लिया था कि आर बराबर क्या होता है? रो एल बटा ए, यानी कि ए और रो है ना? बिल्कुल, अरे रो नहीं है यार, एल और ए है, समझ रहे हो ना? सारा बात तो तुम्हें पता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। तो इसका आंसर क्या है? यहां पर उसका चालकता निर्धारित होता है। तो यदि वह जो है प्रतिरोधकता कम है या प्रतिरोधकता ज्यादा है, उस प्रकार से वह जो तार होगा, वह जो पदार्थ होगा, वह विद्युत का सुचालक होगा या फिर क्या होगा? कुचालक होगा। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, ठीक है, सामग्री पर निर्भर करती है। तांबा का प्रतिरोधकता याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, यानी कि आर बोल रहा है कंडक्टर का। रेजिस्टेंस यानी कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वह लंबाई पर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि ऐसा ही मात्रक ओम है? जल्दी बता दो, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम है। चलो अब एक और क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जा रहा है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है? जल्दी बता दो। ओम मीटर है। तो यहाँ एक क्वेश्चन देख सकते हो, यदि एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोनों दोगुनी हो जाएगी तो उसका जो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है क्या होगा? तो भाई दोनों चीज डबल हो जा रहा है, दोनों समानुपाती होता है, तो जो प्रतिरोध है वही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो एबोनाइट यहां पर लिख सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा यानी कि उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A का, यानी A का मान बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। श्रृंखला में जुड़ी हुई 3 बीज, तो ये तुम बता देना। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? भैया तुम बता दो। 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम सबको जोड़ दो, यदि सीरीज में है, पैरेलल में है तो सॉल्व करो। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता कहते हैं। तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम का समानुपात में होता है। तो ये तो जानते हो अनुप्रस्थ काट का, कितने बार एक ही चीजें बताई। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा भैया घट जाएगा, एकदम सीधा सा है। उष्मा जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न उष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करता है। तो H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर, R और T, ये तीनों पर निर्भर करता है। करंट पर, प्रतिरोध पर और समय पर। सब तो बता दिया है। कहां से है क्वेश्चन? एनसीईआरटी से। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है। ये सब जोड़ देना। किसी प्रतिरोध का माध्यम प्रवाहित होने वाली धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। सब यार हटाओ ये सारे क्वेश्चन को। अब चलो विद्युत शक्ति ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर है, याद रखना। और जो बड़ा यूनिट है वह क्या है? किलोवाट है, ठीक है। अब देखो, घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतया व्यक्त किया जाता है तो किलोवाट आवर में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। विद्युत यंत्र, इनमें से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? विद्युत धारा का, यस, विद्युत धारा का, हाँ क्या है? एमीटर। बहुत अच्छा, एमीटर, विद्युत धारा एमीटर। और वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करेंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। कितने सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से तुम्हारा। आयरन हो गया, केतली हो गया, घंटी हो गया, टोस्टर हो गया, तो घंटी हो गया इसका आंसर। विद्युत धारा के मापने के लिए किस उपकरण का? यार जानते ही हो, एमीटर है। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम का वायर किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? काफी उच्च होता है। 3380 बढ़ाया था अभी तुरंत तुम लोगों को। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने के लिए निम्नलिखित में से जल्दी बता दो। आर्गन और नाइट्रोजन गैस
प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु का नाम क्या है? टंगस्टन है। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? जानते ही हो तुम लोग, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। और गलनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए जाता है, टंगस्टन। अरे भाई सब तो जानते हो। एक बैटरी किसी बल्ब के प्रकाशित करती है, वह प्रक्रिया में रूपांतरित किस प्रकार का होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को खर्च करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखा? अरे देखा कि नहीं देखा? 90% क्वेश्चंस कहाँ से हैं? एनसीईआरटी से। इसीलिए बोला जाता है भैया एनसीईआरटी से थियरी जरूर पढ़ लीजिए। अब इसके न्यूमेरिकल को भी आप एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और बोलिएगा तो मैं बना भी दूंगा। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट तो भैया एकदम दनादन जरूर करिएगा, तभी मैं आगे वीडियोस बना पाऊंगा। धन्यवाद।